प्रस्तुत है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जिसका अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी जी ने किया है। हम आज सुनेंगे इसके भाग 3 का अध्याय 4, जिसका शीर्षक है शांति। हमले के 2-1 दिन बाद जब मैं मिस्टर एस्कम से मिला, तब मैं पुलिस थाने में ही था। रक्षा के लिए मेरे साथ 1-2 सिपाही रहते थे, पर दरअसल जब मिस्टर एस्कम के पास ले जाया गया तब रक्षा की आवश्यकता रही नहीं थी। जिस दिन मैं जहाज से उतरा उसी दिन, अर्थात पीला झंडा उतारने के तुरंत बाद, नेटाल एडवर्टाइजर नामक पत्र का प्रतिनिधि मुझसे मिल गया था। उसने मुझसे कई प्रश्न पूछे थे और उनके उत्तर में मैं प्रत्येक आरोप का पूरा जवाब दे सका था। सर फिरोज शाह मेहता के प्रताप से उस समय मैंने हिंदुस्तान में एक भी भाषण बिना लिखे नहीं किया था। अपने उन सब भाषणों और लेखों का संग्रह तो मेरे पास था ही। मैंने वह सब उसे दिया और सिद्ध कर दिखाया कि मैंने हिंदुस्तान में ऐसी एक भी बात नहीं कही जो अधिक तीव्र शब्दों में दक्षिण अफ्रीका में नहीं कही हो। मैंने यह भी बता दिया कि कुरलैंड और नादरी के यात्रियों को लाने में मेरा हाथ बिल्कुल न था। उनमें से अधिकतर तो पुराने ही थे और बहुतेरे नेटाल में रहने वाले नहीं थे, बल्कि ट्रांसवाल जाने वाले थे। उन दिनों नेटाल में मंदी थी, ट्रांसवाल में अधिक कमाई होती थी। इस कारण अधिकतर हिंदुस्तानी वहीं जाना पसंद करते थे। इस खुलासे का और हमलावरों पर मुकदमा न दायर करने का इतना ज्यादा असर पड़ा कि गोरे शर्मिंदा हुए। समाचार पत्रों ने मुझे निर्दोष सिद्ध किया और हुल्लड़ करने वालों की निंदा की। इस प्रकार परिणाम में तो मुझे लाभ ही हुआ और मेरा लाभ मेरे कार्य का ही लाभ था। इसलिए भारतीय समाज की प्रतिष्ठा बढ़ी और मेरा मार्ग अधिक सरल हो गया। 3 या 4 दिन बाद मैं अपने घर गया और कुछ ही दिनों में व्यवस्थित रीति से अपना कामकाज करने लगा। इस घटना के कारण मेरी वकालत भी बढ़ गई। परंतु इस तरह यदि हिंदुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ी तो उनके प्रति गोरों का द्वेष भी बढ़ा। गोरों को विश्वास हो गया कि हिंदुस्तानियों में दृढ़तापूर्वक लड़ने की शक्ति है। फलतः उनका डर बढ़ गया। नेटाल की धारा सभा में 2 कानून पेश हुए, जिनके कारण हिंदुस्तानियों की कठिनाइयां बढ़ गईं। एक से भारतीय व्यापारियों के धंधे को नुकसान पहुंचा, दूसरे से हिंदुस्तानियों के आने जाने पर अंकुश लग गया। सौभाग्य से मताधिकार की लड़ाई के समय यह फैसला हो चुका था कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ हिंदुस्तानी होने के नाते कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। मतलब यह कि कानून में रंगभेद या जाति भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए ऊपर के दोनों कानून उनकी भाषा को देखते हुए तो सब पर लागू होते जान पड़ते थे, पर उनका मूल उद्देश्य केवल हिंदुस्तानी कौम पर दबाव डालना था। इन कानूनों ने मेरा बहुत काम बढ़ा दिया और हिंदुस्तानियों में जागृति भी बढ़ाई। हिंदुस्तानियों को ये कानून इस तरह समझा दिए गए कि इनकी बारीक से बारीक बातों से भी कोई हिंदुस्तानी अपरिचित न रह सके। हमने इनके अनुवाद भी प्रकाशित कर दिए। झगड़ा आखिर विलायत पहुंचा, पर कानून नामंजूर नहीं हुए। मेरा अधिकतर समय सार्वजनिक काम में ही बीतने लगा। मनसुख लाल नाजर मेरे साथ रहे। उनके नेटाल में होने की बात मैं ऊपर लिख चुका हूं। वे सार्वजनिक काम में अधिक से अधिक हाथ बटाने लगे, जिससे मेरा काम कुछ हल्का हो गया। मेरी अनुपस्थिति में सेठ आदमजी मियां खान अपने मंत्री पद को खूब सुशोभित कर रहे थे। उन्होंने सदस्य बढ़ाए और स्थानीय कांग्रेस के कोष में लगभग 1000 पाउंड की वृद्धि की। यात्रियों पर हुए हमले के कारण और उपयुक्त कानूनों के कारण जो जागृति पैदा हुई, उससे मैंने इस वृद्धि में भी वृद्धि करने का विशेष प्रयत्न किया और कोष में लगभग 5000 पाउंड जमा हो गए। मेरे मन में लोभ यह था कि यदि कांग्रेस का स्थायी कोष हो जाए, उसके लिए जमीन ले ली जाए और उसका भाड़ा आने लगे तो कांग्रेस निर्भय हो जाए। सार्वजनिक संस्था का यह मेरा पहला अनुभव था। मैंने अपना विचार साथियों के सामने रखा। उन्होंने उसका स्वागत किया। मकान खरीदे गए और वे भाड़े पर उठा दिए गए।
उनके किराए से कांग्रेस का मासिक खर्च आसानी से चलने लगा। संपत्ति का सुदृढ़ ट्रस्ट बन गया। वो संपत्ति आज भी मौजूद है, पर अंदर ही अंदर वह आपसी कलह का कारण बन गई और जायदाद का किराया आज अदालत में जमा होता है। ये दुखद घटना तो मेरे दक्षिण अफ्रीका छोड़ने के बाद घटी, पर सार्वजनिक संस्थाओं के लिए स्थायी कोष रखने के संबंध में मेरे विचार बदल चुके थे। अनेक सार्वजनिक संस्थाओं की उत्पत्ति और उनके प्रबंध की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं इस दृढ़ निर्णय पर पहुंचा हूं कि किसी भी सार्वजनिक संस्था को स्थायी कोष पर निभने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसमें उसकी नैतिक अधोगति का बीज छिपा रहता है। सार्वजनिक संस्था का अर्थ है लोगों की स्वीकृति और लोगों के धन से चलने वाली संस्था। ऐसी संस्था को जब लोगों की सहायता न मिले तो उसे जीवित रहने का अधिकार ही नहीं रहता। देखा यह गया है कि स्थायी संपत्ति के भरोसे चलने वाली संस्था लोकमत से स्वतंत्र हो जाती है और कितनी ही बार वो उल्टा आचरण भी करती है। हिंदुस्तान में हमें पग पग पर इसका अनुभव होता है। कितनी ही धार्मिक माने जाने वाली संस्थाओं के हिसाब किताब का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनके ट्रस्टी ही उसके मालिक बन बैठते हैं और वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जिस तरह प्रकृति स्वयं प्रतिदिन उत्पन्न करती है और प्रतिदिन खाती है, वैसी ही व्यवस्था सार्वजनिक संस्थाओं की भी होनी चाहिए। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। जिस संस्था को लोग मदद देने के लिए तैयार न हो, उसे सार्वजनिक संस्था के रूप में जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। प्रतिवर्ष मिलने वाला चंदा ही उन संस्थाओं की अपनी लोकप्रियता और उनके संचालकों की प्रामाणिकता की कसौटी है। और मेरी ये राय है कि हर एक संस्था को इस कसौटी पर कसा जाना चाहिए। मेरे ये लिखने से कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। ऊपरी टीका उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती जिन्हें मकान इत्यादि की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक संस्थाओं के दैनिक खर्च का आधार लोगों से मिलने वाला चंदा ही होना चाहिए। ये विचार दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के दिनों में दृढ़ हुए। 6 वर्षों की यह महान लड़ाई स्थायी कोष के बिना चली, यद्यपि उसके लिए लाखों रुपयों की आवश्यकता थी। मुझे ऐसे अवसरों की याद है जब अगले दिन का खर्च कहां से आएगा इसकी मुझे खबर न होती थी। लेकिन आगे जिन विषयों की चर्चा की जाने वाली है उनका उल्लेख यहां नहीं करूंगा। पाठकों को मेरे इस मत का समर्थन इस कथा के उचित प्रसंग पर यथास्थान मिल जाएगा।